freeintromusic.com layout track. Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Yadav, and today we are going to discuss our next topic of political science, chapter first, Constitution, why and how. Again, we are going to discuss the same chapter, and today's topic is the principle of deliberations. The principle of deliberations. This topic is related to Constituent Assembly when our Constitution was going to be written. On that time the deliberations means sthir vichar. The deliberations which came from the several members of Constituent Assembly. तो उस डेलिब्रेशंस के प्रिंसिपल्स क्या थे, सिद्धांत क्या थे, जिनके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था. तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो डेलिब्रेशंस आए, जो सुविचार आए, स्थिर विचार आए कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में, संविधान को लिखने में, तो उनके प्रिंसिपल्स क्या थे. द मेंबर्स हु बिलोंग टू Constituent Assembly, that means the Constituent Assembly's members deliberated belong to different section of society. यानी जो मेंबर्स Constituent Assembly में लिए गए थे, संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, वे इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस से बिलोंग करते थे. यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि संविधान के संबंध में अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो कंफ्यूजन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ एनी स्टूडेंट कि संविधान किसी विशेष वर्ग के लोगों ने लिख लिया होगा या संविधान में फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष रिलीजन या किसी विशेष समुदाय के लोगों को विशेष फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस वर्ग के लोगों को संविधान सभा में रखा गया होगा. तो दिस वाज नॉट लाइक दैट. द मेंबर्स हु बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे केम फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. हमारे समाज के विभिन्न सेक्शन से, विभिन्न वर्गों से लोग, सारे वर्ग से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, जनरल मीन्स सवर्ण, फॉरवर्ड कास्ट के लोग लाए गए थे. रिलीजियस बेसिस पर भी मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी और भी जो रिलीजन से संबंधित लोग थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया गया. There was an idea which was adopted in our constitution. That was, should India adopt a centralized or decentralized system of government? क्या भारत एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करने जा रहा है जो सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत और डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकरण मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था. डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है और इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि हम केवल सेंट्रलाइज्ड नहीं हैं. मीन्स कि हमारी जो सिस्टम हमारा है गवर्नमेंट का, वह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है. हमारे सिस्टम में I think we have already discussed this topic in earlier classes where we studied about the lists in constitution. संविधान में जो सूची है
3 lists, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यह अधिकारों को देने के लिए ही, डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही इन सूचियों का, इन लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है कि इससे हमारा जो सत्ता होगा वह डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकृत होगा। मीन्स एक जगह पावर किसी विशेष जगह पे सेंट्रलाइज नहीं होगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यह आइडिया था कि सिस्टम जो है सेंट्रलाइज होने जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज होने जा रहा है। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। और इस ऐसे संविधान में किस तरह की व्यवस्था होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशंस होंगे वह कैसे होंगे, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच का संबंध कैसा होगा। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक डेलिब्रेशन यह भी था, एक स्थिर विचार यह भी था कि किस तरह के रिलेशंस होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एंड व्हाट बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी। और हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के क्या अधिकार होंगे, न्यायपालिका को किस लेवल पे रखा जाएगा। तो यह भी एक डेलिब्रेशन है। तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग रखे गए थे और इस राइटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज जस्ट लाइक अ मोमेंट। इट वाज नॉट वेरी इजी टास्क। यह एक मोमेंट के समान था, यह एक आंदोलन के समान था, एक इट वाज जस्ट रेवोल्यूशन। यह भी एक क्रांतिकारिता था। यह बहुत आसानी से इतने बड़े देश का, जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं और इसके बाद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वी आर जस्ट टाई अप इन अ सिंगल लाइन इंडियन, उस सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये तमाम इसको लिखने के लिए यह एक रेवोल्यूशन था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूएसए के रेवोल्यूशन के समान ही देखा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना यह एक क्रांतिकारिता थी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूएसए के रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है कि यह भी उसी तरह का टास्क था। तो जुडिशरी हमारे देश में कितनी स्ट्रांग है सिस्टम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी के पास बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। तो ये सारे जो विचार हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इन सारे विचारों को एडॉप्ट किया गया है। सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं करके डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था किया गया है और राज्य और केंद्र यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को बिल्कुल अलग अलग रिलेशंस में उनके अधिकारों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। देयर राइट्स आर डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके शेयर के हिसाब से काफ़ी कुछ डिबेट करने के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। only one thing, one aspect which was universal adult franchise. Universal adult franchise, that means the legal age on which the people are able to cast his or her vote, that was only passed without any debate in Constituent Assembly. केवल वही एक फैक्ट है जो बिना किसी डिबेट के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया गया। अदरवाइज जितने भी जो भी एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो पास किए गए, जो रूल्स बनाए गए, लॉज बनाए गए, ऑल रूल्स वर पास्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट। इसीलिए मैंने कहा कि राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट वेरी इजी टास्क। इट वॉज जस्ट लाइक द रेवोल्यूशन, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूएसए, रशियन रेवोल्यूशन, इस तरह के रेवोल्यूशन के समान था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। तो
केंद्र राज्य संबंधों का भी जिक्र है। इसके लिए बहुत सारे कमीशंस भी बने हैं देश में, जैसे एक सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग। दिस कमीशन वाज मेड टू क्लियर द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के जो संबंध हैं उसको स्पष्ट करने के लिए सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ओके, थैंक यू।